चलो लेट अस स्टार्ट। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते, फिर तुम लोग ये सेक्शन 24 लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सेक्शन नंबर का रिवीजन करते हैं। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 7 डीपी, सेक्शन 8 लायबिलिटी ऑफ डीपी, सेक्शन 9 चेंजेस इन डीपी, सेक्शन 10 punishment, section 11 incorporation, section 12 incorporation by, section 13 मतलब एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस देयर, सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्टर, सेक्शन 15 नेम, सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। कितने महीने के लिए होता है? 3 months, बराबर। सेक्शन नंबर 17 बराबर। सेक्शन 18 देख के भी बोल सकते हो, ऐसे जरूर नहीं कि तुरंत याद रहेगा। सेक्शन 18 है ही नहीं। सेक्शन 19 20 21 नहीं है। सेक्शन 22 एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन 23 रिलेशनशिप, सेक्शन 24 सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं ना तुम लोग को एक केस स्टडी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो केस स्टडी अपन अभी करेंगे, ताकि तुम लोग को पता चले कि कैसे आता है। ठीक है, ये तुम्हारा सितंबर अटेम्प्ट का पेपर है। ठीक है, जो अभी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये रहा तुम्हारा केस सिनेरियो नंबर 4 नहीं रुको 3, केस सिनेरियो 3। कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है? ठीक है, आई गिव यू 5 minutes, यू रीड, देन आई विल डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, तुम लोग रफ में कई बार एमसीक्यू लिख के रखना। ओके, चलो पढ़ो। यहां तक हो गया पढ़ के? शुड आई शो यू ऑल द क्वेश्चंस? आंसर ऐसे पेंसिल से लिख के रखो या याद रखो। ठीक है, हाँ वही ऑप्शन, इसे पेंसिल से कहीं पर हाथ पे लिख दो रे। 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हुआ? एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, 6 मार्क तो तुम्हारे बोनस ही हो गए। क्या दिखाओ? कहाँ पर डेज? अच्छा ओके,
9. चलो हुआ. डन. ओके. केस स्टडी समझ में आई सब लोग को? ठीक है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ. Mr. S is a well-experienced technocrat in the field of manufacturing of computer hard disk and motherboard. He resigned from his job and wished to form a LLP with the object of manufacturing and trading of computer hardware. He wanted to include his close friends A, B and C, who are very familiar in the same field and worked in a foreign company also. ये सब ये टाइम पास है, ये सब भूमिका है बस. ठीक है, इसको एग्जाम में 2-3 बार मत पढ़ने बैठना. ठीक है. All three friends had accepted the invitation of Mr. S to be partner in LLP. Mr. S wanted to ensure that all three friends are resident of India and requested them to provide the details of their stay in India. During the previous year, A had stayed for 170, B for 110 and C for 100 days. So B and C can never be a DP. They can be. They can be a DP. Can never be a DP कैसे? They can be ना. और दोनों में से एक का क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल स्टेटस ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. ऑल द पार्टनर्स हैड गिवन देयर कंसेंट टू एक्ट एज डीपी. तीनों ने कंसेंट दे दिया, तो मतलब अब हम चाहे तो ए और बी को भी बना सकते हैं या ए और सी को भी बना सकते हैं, क्योंकि ए का तो स्टेटस है ना. इज दिस क्लियर? सो ही अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड नेम टू द रजिस्ट्रार. अब देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम कितने मंथ्स के लिए होता है? तो पहले 7th का तो आंसर क्या आएगा? सी. अच्छा, फिर 8th का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इफ अपॉइंटेड एज डीपी विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस. तो देखो, पहला ऑप्शन है ए बी सी में से चलेगा, एक तो रेसिडेंट है ए. जहां जहां ए आएगा वो चलेगा, तो कहां पर ए नहीं है? ऑप्शन बी में नहीं है. समझ में आया? एंड 9th वाला क्या बोलते हैं? हाउ मेनी डेज LLP शैल फाइल विथ रजिस्ट्रार the particulars of every individual who has given consent to act as DP within how many days? हो गया. अंडरस्टूड. सिंपल, इतना चिंदी. बट क्या लिमिट्स याद होनी चाहिए? 3 months, 30 days. इसलिए वो नोट्स में तुम लोग भी सब हाईलाइट कर देना जब रिवाइज कर रहे हो ना, तभी 6 मार्क जेब में आ गए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, एक मिनट रुक जा, एक और क्वेश्चन देता हूँ. हाँ बोल. नहीं, अपॉइंटमेंट. डीपी हमेशा अपॉइंटमेंट से होता है. ठीक है, डीपी का सेक्शन है ना. अपन ने वहां पर भी क्या देखा था? जिस दिन तुम लोग ने डीपी अपॉइंट किया वहां से 30 डेज में बताना है. इज दिस क्लियर? चलो, अभी एक और ना मैं तुम लोग को, ये तुम्हारा आरटीपी है May 24 का. यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है LLP के लिए.
देखो, yes, read this question. Mohit is a creditor of ABC. सुनना, Mohit is a creditor of ABC. He has a claim of 10 lakh against the LLP. However, the asset of LLP are valued only at. Now Mohit seeks to hold the partners of LLP personally accountable for shortfall of 3 lakhs. Can he do so? No. Under the provisions of LLP Act, can Mohit demand for deficit from partners of ABC? He cannot. ठीक है. सो एक काम करो, एक पेज छोड़ के सेक्शन 24 लिखने का बाकी है ना. हाँ, मतलब 25 बाकी है. अभी कौन सा लिखा है? 24 से बाकी. एक मिनट रुक जाओ, ये लिखना बाकी है और ये भी बाकी है. तो एक काम करो, पहले इसको लिख दो, फिर ये क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है, मैं सिखाता हूँ कैसे आंसर लिखना है. हाँ, अच्छा, दिस क्वेश्चन इज कवर्ड. ओके, सो देन वी डोंट नीड टू राइट. ओके, चलो, ये सेम एग्जाम्पल है ना? मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा दिया है. मोहित वाला ही दिया है क्या? मुदित. नेम इज चेंज्ड. ओके, हाँ हाँ बराबर है, सेम है. तो असाइनमेंट में कवर्ड है. ठीक है, चलो, तो एक काम करो, स्टार्ट करो सेक्शन 24 और 25 लिखने के लिए. मैं ऐसे बीच बीच में केस सिनेरियोज वगैरह सब करता रहूंगा. ठीक है, ताकि तुम लोग जागते रहो. क्या तुम लोग नाश्ता कुछ लेकर नहीं आए क्या? नीचे का हवा खा क्या है? मंदिर खुला नहीं और आ गए. अभी तो दूसरा लेक्चर है. जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे रहेगा ना, उस एक बंदे को या एक बंदी को पार्टी मिलेगी हर लेक्चर. मैं एक चॉकलेट लाऊंगा अच्छी वाली. स्पेलिंग बोल दे बेटा. Done.
फॉर्मर पार्टनर तक लिख दिया ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना प्लीज, फ्राइडे तक, फ्राइडे को मोस्टली ये खत्म हो जाएगा और मैं फेमा स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा देखा, इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी तुम लोग को सर से अपलोड करवा दूंगा। तुम लोग को ऐप तो रहेगा ना तुम्हारा, ICI BOS का ऐप है ना, उसमें से जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो भी तुम लोग को करना है। Done. बड़ा पड़ी हो रही है। You following? What's your name? Adi. Harish. Anish. मेरे को नाम याद नहीं रहता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। इधर अंजलि और अदिति का नाम याद है, वो बहन का नाम भी भूल गया मैं, उसको मार डाला था रुखसाना, पता नहीं। नीतीश तो निखिल है ना, निखिल नहीं याद है। ये तो आपको मेरा नाम याद कैसे नहीं? ये हो गया। यस आपके लेक्चर में आ रही हो, बोलना तेरा नाम मैं याद रखूंगा। अच्छा ना याद। ईशन 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 किशन आपका नाम है ना, कृष्णा नाम है मेरा, वो भी मैं चेंज करूंगा तो दर्शना, मेरी मासी का नाम है दर्शना, उनका नाम एग्जाम्पल सिंपल होता है, फिर दर्शना लड़की का नाम है। ऐसा तो वो अश्विनी करके भी एक लड़के का नाम है, बट वो अश्विनी है ना, यूनिक है, ठीक है, इट्स यूनिसेक्सुअल नेम।
तो पूरे ही करते क्या करते हो पटाना नहीं आता गार्डन में किसी लाइब्रेरी जाओ लाइब्रेरी में पढ़ाई करो कितने लोग जाते हैं तो लाइब्रेरी जाते हैं ना जाना चाहिए मैं खुद भी जाता था लाइब्रेरी में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है शांति से और नए फ्रेंड्स भी मिलते हैं मैं बनाऊँ लाइब्रेरी इधर ही बना देता हूँ लाइब्रेरी पढ़ो सर को बोलो हमारी ऐसी लाइब्रेरी बनाओ तो कितने का लाइब्रेरी मिलता है मुझे 5 इतना रंगीला है बोलिए नोट्स रंगा होना चाहिए और 2 लगा देता तो रेमो हो जाता ये नहीं पिंक नहीं मिला तेरे को पिंक नहीं मिला वो भी बात है लास्ट बैच में लड़का था ना पिंक से लिखता था मैंने बोला इससे किससे शौक था वो हाईलाइट होता बोलते मैं बारहवीं लिख के आया था मैं सब कुछ खून ज़्यादा ये सब आवाज कर रहे हैं चलो खंडाला जाते चल हो गया गाइस कितना हौले हौले लिखोगे For other laws
मेरा जो बुक था ना उसमें बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट वगैरह सब दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग जैसे असाइनमेंट्स में ना मैं जो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, वो ऐड होते जाएगा, उसका एक पूरा पीडीएफ बन जाएगा, तुम लोग का रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट टाइम कैसा हुआ था, लास्ट टाइम में मैंने वो बुक दे दिया था ना, तो उसकी वजह से बच्चों ने फिर रिटर्न प्रैक्टिस किया ही नहीं था और फिर लॉ में उनकी वाट लग गई। समझ में आ रहा है? सो एसएम का यू विल गेट द क्वेश्चन बैंक प्लस एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग, बट फॉर लॉज आई एम नॉट गिविंग एनी बुक. There are two reasons. Number one, you will be writing the entire provision, so you don't need to refer the provisions. Number two, you will be writing the question answers. जितने important question है, approximately 50 से 60 question है जो अदर लॉज के हैं, उतने question लिखना है। तो बस तुमको फिर एक ही बुक पढ़नी है, फिर कितनी 50 बुकें नहीं पढ़नी है। सी 20 मार्क का सिलेबस है। एट द एंड ऑफ द डे ना 1.5 दिन में तुम कितना कंटेंट पढ़ पाओगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अदर लॉज का एक ही तुम्हारा बुक रहेगा जिसमें तुम्हारा प्रोविजन भी है, क्वेश्चन भी है, सब कुछ है। इसे क्वेश्चन लिखना, ट्राई टू राइट क्वेश्चन, और वो जो पूरा फाइनल पीडीएफ रहेगा वो ऐप पे भी अपलोडेड रहेगा। आई विल कीप इट इन डाउनलोडेबल फॉर्म, सो इन केस इफ एनीबडी इज नॉट कंफर्टेबल कि नहीं मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, सो वंस द बैच इज ओवर यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। अंडरस्टूड? हाउएवर आई विल सजेस्ट नॉट टू डू सो, बिकॉज देखो इंटर और फाइनल में ना बच्चे फेल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। हमको आता सब है बट बिकॉज हम लिखते नहीं है ना, इसलिए। अब ये मैं यहाँ पर तुम लोग को लिखा रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोग वो पूरा 6 मार्क का केस स्टडी सॉल्व कर पाए जो एग्जाम में पूछा गया था। जब हम एग्जाम में जो चीज़ें आती है उसको अगर सॉल्व कर पाते तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? यहाँ तक हो गया? अभी देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ आईसीआई के वेबसाइट पे जाकर मैंने आरटीपी में से ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एलएलपी का क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यू विल बी फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अगर आरटीपी तुम लोग को ढूंढना आता है कैसे जाने का, ICI.org पे जाने का, उधर BOS में, या तो ऐप भी रहता है ना BOS का, उसमें RTP सेक्शन में जाना। तीनों RTP में तुम लोग को LLP का क्वेश्चन दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन जो आज अपन ने सेक्शन किया ना उसी का है। XYZ LLP was registered under LLP Act with the name that was later found to be identical to an existing company XYZ OPC Private Limited. This similarity was not noticed at the time of registration. Explain the provisions of LLP in respect of when the name of LLP is identical. अभी अपन ने जो सेक्शन किया वो formalities with the registrar of companies after name change of LLP, बराबर। अच्छा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आंसर भी दिया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कैसे आंसर देता है देखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15, सेक्शन 15 नेम का बात करता है, एंड 16 through advertence, inadvertence or otherwise, LLP on its first registration or on registration by new name, अपन ने जो देखा proposed LLP या new LLP, ठीक है, is registered by name which is identical with or too nearly resembles to that of any other LLP or company, or registered trademark of proprietor under the Trademarks Act 1999, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ होता है कि जिसने भी मतलब जिसका नाम चोरी हुआ है वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मंथ्स, देखो यहाँ पर 3 मंथ्स दिया है, बराबर। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रोपराइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, क्योंकि उसमें 3 साल के बाद तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी सब चीज़ लिखना है। इन शॉर्ट अपन ने जो पूरा सेक्शन लिखा ना उसको एज इट इज लिख देना। इज दिस क्लियर? अब देखो जब भी नाम चेंज होता है तो विद इन 15 डेज हम किसको अप्लाई करते हैं, आरओसी को, और आरओसी अपन को 30 डेज में बता देता है। समझ में आया क्या? तो मेरा जो समरी नोट्स है वही चीज़ तुमको यहाँ पर छापना है। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आता है आगे पीछे लिख देने का। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? इसका तुम लोग को 5 मार्क मिलेगा। दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 5 मार्क्स। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है आरटीपी में देखो। सो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग को आज के आज करने हैं। मैं उसमें नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज दिस इज आरटीपी ओनली। इफ यू वांट आई विल पुट इट देयर ओनली। व्हाट शुड आई डू? पुट देयर ओनली? ओके, आई पुट इट देयर। सो देखो, अमित एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन XYZ LLP, a consulting firm. Recently, Priya moved to a new address.
बट फॉरगॉट टू नोटिफाई द LLP। तो प्रिया कौन है यहाँ पर? पार्टनर है। नोटिफाई द LLP विद इन रिक्वायर्ड पीरियड, तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी? 10,000। ओके। अ मंथ लेटर अमित's cousin Ramesh expressed his interest in joining LLP as a partner and after few discussion he was accepted as a, however LLP did not immediately update it to the ROC regarding Priya's address change or Ramesh का admission. तो 2 months after Ramesh joined, then LLP filed a notice with ROC about these change। अरे मुझे एक बात बताओ, कोई भी नया पार्टनर आया, ठीक है, या किसी भी पार्टनर के एड्रेस में कुछ भी चेंज हुआ तो 30 डेज में LLP को बताना है ना, ROC को। प्रिया की क्या क्या गलती है यहाँ पर? प्रिया ने भी नहीं बताया कि उसका एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है। तो पहले केस में प्रिया पेनल्टी भरेगी और रमेश के केस में और प्रिया दोनों के केसेस में LLP भी पेनल्टी भरेगा ROC। इज दिस क्लियर? तो यही सब चीज़ें थी, अंडरस्टूड। तो जो दोनों सेक्शन थे उसके यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो इन लोग ने कैसे लिखा है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 17 पे खतरा। देखो यहाँ पर एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द LLP ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम विद इन 15 डेज, ठीक है। फिर बाद में वो LLP किसको बताएगा? ROC को 30 डेज के अंदर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि द नोटिस फाइल विथ रजिस्ट्रार विल बी इन सच फॉर्म एंड फीस साइंड बाय DP एंड साथ ही साथ अगर इनकमिंग पार्टनर का है तो उसका क्या होना चाहिए? प्रायर कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। कैसे आंसर लिखना है? इंस्टीट्यूट की तरीके से ही आंसर लिखना है, तब मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैं जो नोट दे रहा हूँ वो याद के लिए, मतलब यू हैव टू रिमेंबर इट। हावेवर प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये भी वापस से 5 मार्क का है। पहला तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2.5 मार्क, पॉइंट नंबर 1 और 2 का, एंड पॉइंट नंबर 3 का 2.5 मार्क मिलेगा। 5-5 मार्क के ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? ये दोनों क्वेश्चन भी तुम लोग को होमवर्क में करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 26। अब देखो यहाँ से एक तीसरा कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला था ना पूरा LLP 6 पार्ट में, ठीक है। पार्ट 1 बड़ा ही चिंदी था, पार्ट 2 भी हो गया, ये 3rd सेक्शन है। क्या बोला? एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। पहली बात तो दिमाग में क्या याद रखोगे, जैसे एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है उसके बाद जिस दिन उसने छोड़ा और नोटिस दे दिया उसके बाद ही इज नॉट लायबल फॉर दी एक्ट्स, उसके पहले के एक्ट्स के लिए ही इज लायबल। बट सपोज अगर पार्टनर शाना हुआ, ठीक है, उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन द नेम ऑफ LLP और उसको कोई अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा, बिना अथॉरिटी के कुछ होता है क्या? जैसे तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई औकात नहीं होती, बराबर, मतलब अभी सारी अथॉरिटी तुम्हारे मम्मी पापा की है, ठीक है, तो तुम्हारी बात कोई सुनता है क्या? नहीं सुनता। हाँ, बट जब तुम्हारे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट मैटर आता है और तुमको अथॉरिटी दी गई है, बराबर, तब तुम्हारी वैल्यू मान ली जाती है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे ये दिमाग में रखोगे तो सारे सेक्शन समझ में आएंगे। सबसे पहला सेक्शन नंबर 26 क्या बोला है? पार्टनर एज एन एजेंट, ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ LLP। तो नॉर्मली अगर उसने कोई भी अपने बोलते हैं ना दायरे में रहकर, ठीक है, मतलब उसकी जो परमिशंस थी या उसकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज थे उसमें रहकर उसने कोई भी एक्ट किया तो कहना से वो LLP के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। तो देखो क्या बोला है, एवरी पार्टनर ऑफ LLP फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP इज द एजेंट ऑफ LLP बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। इज दिस क्लियर? सेक्शन 27 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP। अब सुनना, LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if। कब LLP बाउंड नहीं होगी? मतलब LLP को क्यों फंसाना? जब पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे हमारी फर्म में मैंने नितेश को बोला तू कैश रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करेगा क्योंकि मुझे उस पर भरोसा ही नहीं, हम सबको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं, ये बराबर, वो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश कर सकता है, चोरी कर सकता है, ठीक है। सो नितेश के पास अभी कैश रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब सपोज एक कोई थर्ड पार्टी आता है और नितेश को कैश देके जाता है, ठीक है, तो क्या ऐसा मान लिया जाएगा कि LLP को कैश मिल गया? नहीं माना जाएगा। अच्छा, नितेश ने इज्जत से दे दिया तो मान ही लेंगे, बट सपोज नितेश चोरी करके चला गया, तो मुझे एक बात बताओ, थर्ड पार्टी के ऊपर हम वापस से केस कर सकते हैं कि आपने उसको कैश क्यों दिया? और नितेश को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, नितेश को भी पकड़ सकते हैं कि क्योंकि थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है। जैसे सपोज शर्मा सर ने नितेश को कैश दिया, ठीक है, अब क्या शर्मा सर को पता रहेगा कि हम लोग ने इसको राइट नहीं दिया है कैश कलेक्ट करने का? उनको तो पता नहीं है।
तो इन दैट केस हम लोग किसको पकड़ेंगे, नितेश को पकड़ेंगे। समझ में आया? अब देखो पहली बात तो एलएलपी इज नॉट बाउंड, एलएलपी इज मतलब एलएलपी की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। कब? अगर पार्टनर को कोई अथॉरिटी नहीं दिया और वो कुछ कांड करके आता है। इज दिस क्लियर? दूसरा, एंड थर्ड पर्सन नोज दैट पार्टनर हैज नो अथॉरिटी। अब सपोज शर्मा सर को पता है कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो दोनों क्या करते हैं, मिलजुल कर जोल करते हैं। शर्मा सर बोलते हैं नितेश को कि मैं तेरे को 50,000 देता हूँ, तो इसको चोरी कर लेना, फिर अपन 25-25 बांट लेंगे। समझ में आ रहा है? सो अब देखो थर्ड पर्सन को पता है तो भी एलएलपी इज नॉट लायबल, और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो देखो तीनों केस यहाँ पर कवर हो जाते हैं। केस नंबर 1, पहली बात तो नितेश के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कैश कलेक्ट करने की, फिर भी उसने कलेक्ट किया तो हम उसको पकड़ेंगे। दूसरा, शर्मा सर को पता था बराबर कि इसको अथॉरिटी नहीं दी है, तो इन दैट केस भी हम नितेश को पकड़ेंगे और शर्मा सर को भी पकड़ेंगे ना, बराबर। अच्छा सपोज अगर ऐसा होता है कि उनको मालूम ही नहीं था कि इसको अथॉरिटी नहीं दी गई है, तो उनकी कोई गलती, या तो फिर इन्होंने ऐसे अज्यूम किया कि बिकॉज ये पार्टनर है तो मैं इसको कैश दे सकता हूँ। इज दिस क्लियर? सिंपल एज दैट। एलएलपी इज लायबल ओनली इफ पार्टनर हैज अथॉरिटी एंड डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे शर्मा सर और ये बाहर मिलते हैं, ठीक है, किसी एक अच्छी से रेस्टोरेंट में, और वहां पर सर उसको पेमेंट देते, चलेगा क्या? नहीं, बिजनेस के प्रीमाइसिस में साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, एक इनवॉइस फाड़ के देना पड़ेगा, यस और नो, रिसीट देना पड़ेगा। तो कैन आई से कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर नहीं है, आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इज दिस ट्रांजैक्शन वैलिड और इनवैलिड? बट अगर इसको अथॉरिटी भी दी है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है तो इट इज वैलिड। सो देखो सेक्शन नंबर 27 क्या बोलता है कि एलएलपी की लायबिलिटी कब कब आएगी, तो दो ही केस में आती है। अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी है और दूसरा उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है तो ही उसकी लायबिलिटी आती है। किसकी लायबिलिटी? एलएलपी की। भूल मत जाना, एलएलपी मतलब एलएलपी कब कब जिम्मेदार है, या तो पार्टनर के पास अथॉरिटी है और उसने ऑर्डिनरी कोर्स में कुछ भी काम किया है, ठीक है। अदरवाइज देन दैट एलएलपी इज नॉट लायबल। अदरवाइज देन दैट एलएलपी इज सिंपल एज दैट। वंस अगेन मैं बोलता हूँ, एलएलपी की लायबिलिटी कब कब आएगी, ये देखो सेक्शन पूरा उल्टा दिया है, इज नॉट बाउंड वाले प्रोविजन दिए, मतलब कब कब एलएलपी की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो हमको सिंपल क्या करना है, दो ही चीज याद रखनी है कि एलएलपी कब कब लायबल होगा, जब पार्टनर को अथॉरिटी दी है और दूसरा उसने ऑर्डिनरी कोर्स में कुछ भी काम किया है तो। बाकी सारे रीजंस में एलएलपी इज नॉट लायबल। इज दिस क्लियर? ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी आर ओनली ऑफ एलएलपी। अब देखो एलएलपी ने खुद ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या एलएलपी को किसी को लायबिलिटी देनी है, तो उसमें वो पार्टनर को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता। व्हाई? बिकॉज एलएलपी अलग और पार्टनर्स अलग। एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शेल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। मतलब वो लोग क्या करेंगे, क्या पार्टनर्स के असेट बेच के पेमेंट करेंगे? नहीं, एलएलपी का असेट ही बेचा जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? सो देखो यहां पर अपन ने क्या देखा, पार्टनर एज एन एजेंट, मतलब एवरी पार्टनर इज जस्ट द एजेंट ऑफ द एलएलपी। इज दिस क्लियर? तो एज एन एजेंट वो कुछ भी काम करेगा, अगर उसको अथॉरिटी है और उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है तो एलएलपी इज बाउंड, अदरवाइज एलएलपी इज नॉट बाउंड। सिंपल। चलो सेक्शन 28 क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। कैन आई से अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय हिम? ओके, सो पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी। अ पार्टनर शैल बी लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स एंड नॉट ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी। बराबर ना, अपन ने देखा था म्यूचुअल एजेंसी पढ़ते वक्त, जैसे इसने कुछ कांड किया तो क्या हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 29, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ये तुम लोग ने पढ़ा रहेगा सीए इंटर में, सॉरी सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट मतलब क्या, जैसे सपोज ये 3 का मेडिकल स्टोर है, ठीक है, और एक दिन रुखसाना आती है, रुखसाना ना, हाँ, रुखसाना बोलती है कि मेरे को एक दवाई दो, बराबर। तभी ये तीनों थे नहीं स्टोर पे, बट मैंने ऐसे बिहेव किया कि मैं इधर का ओनर हूँ और मैंने उसको दवाई दे दी, गलत दवाई दे दी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए एलएलपी और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो गया या मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा? मैं ही होऊंगा ना। एलएलपी क्यों होएगा? क्योंकि देखो आई एम बीइंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टॉपल। अब देखो जब मैंने बोला कि हाँ मैं इधर का ओनर, बोल कौन सी दवाई चाहिए, तो मैंने उसको दवाई दे दी, तो आई हेल्ड माई सेल्फ एज अ पार्टनर, ठीक है।
और दूसरा केस भी ऐसा ही होता है, एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब क्या कि इन लोग ने, किसी ने रोका ही नहीं मुझे, तो हाँ हाँ तू दे दे, कोई भी दवाई दे दे, मतलब क्या, दे नेवर स्टॉप्ड मी, या तो ये स्टॉप्ड मी, दे स्टॉप्ड मी फ्रॉम नॉट कंसिडरिंग। इसका मतलब क्या, जब मैं रुखसाना को बोल रहा था कि मैं इधर का पार्टनर हूं, तो इन लोग ने मुझे रोका नहीं, तो ये इनकी भी गलती हुई। इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मतलब क्या, मैं खुद को बता रहा हूं कि मैं पार्टनर हूं, जमाल गोटा एलएलपी का मैं पार्टनर हूं, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बट क्या मैं अग्रीमेंट में पार्टनर हूं, नहीं हूं। तो अब अगर मैंने कोई भी कांड किया तो उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। इज दिस क्लियर? देखो, एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन, रिटर्न और बाय कंडक्ट, जब मैंने उसको दवाई दी तो आई कंडक्टेड एन एक्ट, नो, आई गेव हर अ रॉन्ग मेडिसिन। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, मैंने अपने आप को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी, इज लायबल टू एनी पर्सन, मतलब आई एम लायबल टू रुखसाना हु हैज ऑन फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन। उसको भरोसा था क्या है मेरे को सही दवाई देगा, बट इसने मेरे को दूसरी दवाई दे दी, जुलाब बंद होने की दवाई दे दी। So, given credit to LLP whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। इसका सिंपल, ये जो ना रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैंने जानबूझ के ये क्यों रखा है, बिकॉज ये लॉ का लैंग्वेज जो है ना, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो पेपर चेकर मार्क्स नहीं देगा। ही वॉन्ट्स दिस लैंग्वेज ओनली। ठीक है, सो तुम लोग को जितना याद रहता है उतना करने का। बट होल्डिंग आउट का मतलब समझ में आया, बराबर, मतलब उसने भरोसा रखा कि हाँ ये पार्टनर है, इसलिए उसने मेरे साथ एक डील किया या कॉन्ट्रैक्ट किया। इज दिस क्लियर? सो नाउ बिकॉज अगर मैंने कुछ गलत किया तो नाउ आई एम लायबल टू द थर्ड पर्सन। ठीक है, However, any credit is received by LLP, मतलब क्या, अच्छा क्रेडिट मतलब कुछ भी हो सकता है, फायदा वगैरह कुछ भी हो सकता है। As a result of such representation, then LLP shall without prejudice the liability of the person so representing himself or represented to be a partner be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereof। अब सुनो मेरा एग्जाम्पल सुनना, रुखसाना को जो भी मैंने दवाई दी, उसका जो भी पैसा मिला वो मैंने गले में ही रखा। ठीक है, मैंने इन लोग को भी बता दिया कि मैंने इसको दवाई दे दी। अब मुझे एक बात बताना कि एलएलपी को फायदा हुआ ना, बिकॉज आई मेड अ सेल और एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एलएलपी को फायदा हुआ है तो फिर एलएलपी सब चीज का मुझे दोषी नहीं मान सकता। मतलब मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, बट मेरे रिप्रेजेंटेशन की वजह से एलएलपी को बिजनेस मिला। यस और नो? सो नाउ एलएलपी इज ऑल्सो लायबल। सिंपल बात बताता हूँ वापस से। ठीक है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि मैं खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर एनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब उसमें आई एम लायबल, बट अगर मेरे वजह से एलएलपी को फायदा हो रहा है, मतलब उसको कोई भी क्रेडिट मिला, तो इन दैट केस एलएलपी इज ऑल्सो लायबल। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? इतना ही था पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मैंने क्या बोला वापस से सुनना। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि व्हेन आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ पार्टनर and the other person on the faith of my representation, बराबर, उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, तो नाउ आई एम लायबल, आई एम पर्सनली लायबल। बट साथ ही साथ एलएलपी भी लायबल कब होगा, अगर एलएलपी को उससे कुछ फायदा हुआ तो। ये जो क्रेडिट वर्ड है ना, हावेवर, देखो हावेवर आया ना, हावेवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी, सो द एलएलपी शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू द लायबिलिटी ऑफ पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, मतलब सिर्फ मेरी लायबिलिटी नहीं होगी, फिर किसकी लायबिलिटी होगी, एलएलपी की भी लायबिलिटी होगी। इज दिस क्लियर? बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड। समझ में आया? 2 मिनट इसको शांति से रीड करो, लीगल लैंग्वेज ऐसा होता है। ठीक है, रीड करो। किसी को भी नहीं समझा तो मैं वापस से समझाता हूँ। कोई है इधर जिसको नहीं समझा?
इसमें अगर सपोज सिर्फ सारा फायदा मैं लेकर गया होता तो क्या एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होता? बट बिकॉज एलएलपी को भी फायदा मिल रहा है इसलिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल. सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड? ओके. अब देखो आगे पॉइंट टू कंटिन्यूशन. वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम. मतलब एक पार्टनर मर गया फिर भी सेम नेम में, मतलब उसका भी नाम कंसिडर किया जा रहा है और बिजनेस चालू है. सो द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम. डिसीज्ड मतलब जो मर चुका है, ठीक है, उसको रोग नहीं हुआ है. डिसीज्ड मतलब जो मर चुका है. एज अ पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ. सिंपल एज दैट. जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 पार्टनर्स हैं एलएलपी के. मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्टनर हूं, मैं मर गया. अब मेरे मरने के बाद भी इन लोग ने मेरे ही नाम पे बिजनेस चलाया, ठीक है, तो क्या उस मतलब मेरे डेथ के बाद क्या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या मेरे बीवी बच्चों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. बस उतना ही बोलना है. इन लोग को तुरंत नाम चेंज करने की जरूरत थी ना, बड़े लोग शाणे लोग क्या किए, मेरे नाम पे बिजनेस चला रहे और फिर नुकसान कर दिया. तो माई बीवी बच्चाज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स. अंडरस्टूड गाइस? क्लियर हो गया? चलो अभी लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 30. फिर अपन कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सेक्शन 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉड. बराबर. जैसे सपोज मैंने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, तो फ्रॉड के केस में ना एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा ना पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होगा. सिर्फ मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा क्योंकि फ्रॉड किया ना. फ्रॉड मतलब क्या? एकदम खतरनाक झोल किया. तो देखो, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड इफ डन एनी एक्ट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स. मतलब क्या? झोल करना. अब सपोज मैंने अकेले ने झोल किया तो मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल. एलएलपी और हम सब ने मिलकर झोल किया तो हम सब रिस्पॉन्सिबल. बट कौन से? पर्सनली लायबल. मतलब कहने से यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी. कैसे होगी? Unless LLP establishes that such act done by partner was without the knowledge of LLP or authority of LLP. मतलब LLP को कब माफ किया जाएगा? जब LLP बोलेगा कि इसको कोई अथॉरिटी नहीं दी है और दूसरा कि हमको पता ही नहीं कि इसने इतना बड़ा कांड कर दिया. समझ में आया? अब देखो, फ्रॉड है मतलब जेल भी होगी. कितने साल की होगी? 5 साल की जेल होगी. एंड साथ ही साथ फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख. ये एमसीक्यू में आएगा. ठीक है, अभी तुम लोग को पता चल गया ना कैसे टाइप का एमसीक्यू आता है. ओके. अब देखो, एलएलपी, पार्टनर, डीपी, एम्प्लॉय, अगर ये चारों में से कोई भी फ्रॉड करता है, एम्प्लॉय भी तो फ्रॉड कर सकता है ना, देन दे आर लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और डैमेज. However, if done without the knowledge of LLP, then LLP is not liable. अगर LLP ने अथॉरिटी दी, तू कर फ्रॉड कर, मतलब फ्रॉड करने की अथॉरिटी नहीं देता, बट उसको कोई काम करने की अथॉरिटी दी और उसमें उसने फ्रॉड किया है, तो LLP भी लायबल है. बोल. हाँ तो हाँ नहीं, LLP मतलब क्या कि अगर LLP ने कोई ऐसा काम किया जो फ्रॉड्यूलेंट हो गया, ऑब्वियसली डीपी करेगा ना. कुछ भी ऐसा हो सकता है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन किया या कुछ भी किया, ठीक है, तो LLP इज ऑल्सो लायबल. ऐसे तो तुझे सेक्शन 10 में भी पूछना चाहिए था कि जहां पर LLP और डीपी, LLP पार्टनर सबके लिए होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर क्यों होता है पता है बेटा? क्योंकि LLP का जो भी पार्टनर है, डीपी, एम्प्लॉय है, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट. तो LLP इज द प्रिंसिपल ना. तो अगर इन लोग ने कुछ कांड किया तो ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है. इसलिए देख, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? हाउएवर इफ डन विदाउट नॉलेज ऑफ LLP को कुछ पता ही नहीं है, देन LLP इज नॉट लायबल. इज दिस क्लियर? या रिस्पॉन्सिबल. अंडरस्टूड? पक्का? देखो कितने सेक्शन पढ़े, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, पार्टनर एज एन एजेंट, फिर एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP. 2 चीजों में लायबिलिटी नहीं होगी. कब? अगर अथॉरिटी दी है, उल्टा बोला मैंने, 2 चीजों में लायबिलिटी होगी, अगर अथॉरिटी दी है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है. अच्छा, एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर मतलब क्या? क्या एक पार्टनर ऑब्लिगेशंस ऑफ LLP को फुलफिल करेगा? नहीं. ठीक है, पार्टनर सिर्फ अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंड नॉट ऑफ एनी अदर पार्टनर्स. ठीक है.
अच्छा, ये पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट समझ में आया, एस्टॉपल बराबर। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि अगर मैंने रिप्रेजेंट किया खुद को एज अ पार्टनर और उससे मुझे कुछ भी फायदा हुआ तो कहने से नाउ आई एम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी। बट अगर एलएलपी को भी कुछ फायदा हुआ तो एलएलपी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, मेरे डेथ के बाद अगर फिर भी मेरा नाम यूज किया जा रहा है तो माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एस्टेट इज नॉट लायबल फॉर द लायबिलिटीज। इज दिस क्लियर? ओके, लास्ट सेक्शन क्या देखा हम लोग ने, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड किया बराबर, अगर वो अथॉरिटी में था तो एलएलपी भी लायबल, अगर वो अथॉरिटी में नहीं था या एलएलपी को पता ही नहीं कि इसने फ्रॉड किया है तो एलएलपी इज नॉट लायबल। जिसने भी फ्रॉड किया उसको क्या होगा, 5 साल की जेल होगी, साथ ही साथ मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख की क्या होगी, पेनल्टी होगी। समझ में आया क्या? जिस भी बंदे ने फ्रॉड किया, चाहे वो डीपी हो, पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो या एलएलपी हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। उसमें वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 30, जिसमें यहाँ पर क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अदरवाइज पूरे एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सेक्शन 30 तक भेजे में घुस गया। चलो फटाफट लिखो, 10 मिनट है, 10 मिनट में इतना लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बैठना पड़ेगा और क्या, ब्रेक दिया ना मैंने, नहीं एडजस्ट नहीं, बट अभी लिखने को टाइम चाहिए ना। फटाफट लिखो। नहीं ऐसे तू मत लिखा, पार्ट सी वगैरह, वो पार्ट बी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, हेडिंग डाल दे, तू हेडिंग डाल दे।
गाइस वो जो आरटीपी वाले क्वेश्चंस है ना, वो तुम लोग को आरटीपी में से देख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो कट पेस्ट नहीं हो रहा है, मॉड्यूल है ना। मैं पीडीएफ भेज दूँ, सर को बोलता हूँ अपलोड कर दो, ठीक है। तीन या क्वेश्चन नंबर 17। हाँ दोनों आरटीपी। हाँ 24 क्या ये, और जनवरी 25 का। मई वाले का क्वेश्चन तो कवर्ड है मेरे इसमें, ठीक है। तो दूसरी आरटीपी है सितंबर की और जनवरी की, तो दो पीडीएफ भेज देता हूँ। shall be met out of the property of LLP. Done? हो गया? चल हाँ मैं मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लेता हूँ फाउंडेशन करते हैं। हम लोग का भी ऑडिट भी चल रहा है, ऑडिट भी चल रहा है। अदरवाइज में ऐसा होगा, जो क्वेश्चन तुम अभी कर रहे हो ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, 20 मार्क का तो तुम्हारा बोनस ही पकड़ लेना। डिस्क्रिप्टिव में तो 20 मार्क आएगा ना बेटा, एमसीक्यू तो कुछ भी आ सकता है। सब लोग सेक्शन 29 लिख रहे हो ना?
हो गया सेक्शन 29। नहीं, इसका मतलब ही ये होता है गिवन क्रेडिट वगैरह जो है ना, वो किस चीज़ का देगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ना, मतलब वो समझने के लिए लिख के रखो। डन।
तो अभी शुरुआत है। एसएम में तो 40 घंटे लिखना है, तब जाके एसएम में 50 में से 40 आए। कुल भी मिल सकता है। नहीं ऐसा ये मत समझो, ये कोई बीकॉम वगैरह नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स कट होगा। दिस इज नॉट बीकॉम। इफ यू राइट प्रॉपर कंटेंट दे आर बाउंड टू गिव यू फुल मार्क्स। आधा आधा मार्क भी नहीं कटता है, इंग्लिश वगैरह नहीं है 11th-12th का। डन गाइस? कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? जल्दी लिखो जल्दी, आराम से लिखो। किसी का शोल्डर दर्द होने लगा लिख के। देन अभी नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 30। छोटा सा है, प्लीज लिख दो, कल पे मत डालो। सेक्शन 30 लिखो लिखो फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा। सेक्शन 29 हो गया ना लिख के? ये जो सारे 1 2 3 ये सब सेक्शन है, पॉइंटर्स नहीं डाले मैंने। डन?
देन गाइस समझ में आया ना, आज प्रोसीजरल पार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है? इज दिस क्लियर? प्लीज रिवाइज एंड कम, ठीक है? और क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, और प्लीज वो 2 आरटीपी के 2 क्वेश्चन तुम लोग लिख के कर लेना, ठीक है? सर को बोला है मैंने अपलोड द पीडीएफ, दोनों में क्वेश्चन नंबर 17 ही है, ठीक है? जो मे वाला आरटीपी था उसका तो मेरे इसमें कवर्ड है, ठीक है? जैन और सप्टेम्बर। यस, प्लीज ये 2 क्वेश्चन जो आरटीपी के है ना वो तो जरूर करके आना, क्योंकि एग्जाम में उसके बहुत चांसेस है आने के, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सेक्शन 29 सेक्शन 29, ठीक है, चलो, थैंक यू।